आज के सत्र में सभी का, हमारे संयोजक महोदय का अभिनंदन एवं सभी प्रतिभागियों अन्तर्जालस्य समस्या जायते। आमाम्, अत्र विद्युत् समस्या अपि अस्ति। मम ध्वनिः श्रूयते वा सर्वेभ्यः? आम्, सम्यक् श्रूयते। अस्तु, तर्हि इदानीं कक्षाम् आरभामः। सत्रे अस्मिन् सर्वेषां हार्दं स्वागतं। समेषां प्रतिभागिनां तथा च विशेषतः अस्मत् संयोजकमहोदयानां स्वागतं व्याहरामि। तथा च इदानीं सत्रम् इदं शीघ्रमेव आरभामः, यतोहि 15 निमेषाः व्यपगताः। तर्हि अद्य गतसत्रे आधारोऽधिकरणम् इति सूत्रम् आरब्धमासीत्। मध्ये एव तत्र विघ्नः जातः। पुनः किञ्चित् स्वीकृत्य उदाहरणादिकम् अवगच्छामः। तर्हि आधारोऽधिकरणम्, आधारः अधिकरणम् इति सूत्रमस्ति। अत्र आधारः अधिकरणं स्यात् अर्थविधानार्थं कारके इति अधिकारः आगच्छति। कारके इत्यधिकारे इदं सूत्रमस्ति आधारोऽधिकरणं किल। तर्हि आधारः कारकम् अधिकरणं स्यात् इति अर्थः जायेगा। मतलब आधार जो कारक उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, ऐसा अर्थ होता है। ठीक है, तो आधार और आधार ऐसा कहने पर ये आधार संबंध है, आधार और आधेय। ठीक है, आधार होगा तो जरूर कुछ न कुछ आधेय चाहिए। जैसे मेज पर रखी है, ऐसा हम बोलेंगे। ठीक है, टेबल पर रखी है। टेबल पर रखी है तो प्रश्न होता है क्या रखा है टेबल पर। ठीक है, पुस्तक या जल या मिष्टान्न, कुछ न कुछ आपको चाहिए। तो टेबल पर ये जो, जब हम आधार किसी को बनाते हैं, आधार बनाने के लिए कुछ न कुछ आधेय हमें चाहिए। तो टेबल आधार बन जाता है और पुस्तक जो है आधेय बन जाती है। समझ में आ रहा है ना। तो आधार और आधेय यह एक संबंध है। ठीक है, तो जब सूत्र में आधार इस शब्द का ग्रहण किया तो इस तत्संबंधवाची की अपेक्षा हुई आधेय। तो आधार कारक की अधिकरण संज्ञा होती है, ऐसा बोलने के बाद प्रश्न होगा कि किसका आधार। ठीक है, पुस्तक का आधार या मिष्टान्न का आधार, किसका आधार, यह प्रश्न उठा। ठीक है,
तो कस्य आधारः, किसका आधार हो, जिसकी अधिकरण संज्ञा हो, ठीक है। तो कस्य आधारः इति आकांक्षायाम् उच्यते क्रियायाः आधारः। कारके ऐसा अधिकार आ रहा है, इस कारण से क्रियायाः आधारः, ठीक है। क्रिया का जो आश्रय, जैसे पुस्तक का आश्रय टेबल है, वैसे ही क्रिया का जो आश्रय उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, ऐसा। तो क्रिया आश्रित है कर्ता पे, ठीक है, और इसी प्रकार कर्म पे भी। तो कर्ता और कर्म की फिर अधिकरण संज्ञा होने लग जाएगी, क्या प्रश्न आता है, समझ में आया। कर्ता जब तक क्रिया को नहीं करेगा तब तक क्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो इस प्रकार क्रिया किस पर आश्रित है, क्रिया कब पूर्ण होगी, बोलिए। जब तक कर्ता क्रिया को नहीं करेगा तब तक क्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो क्रिया जो है कर्ता पर आश्रित है, ठीक है। तो क्रिया का आश्रय कर्ता हुआ। इसी प्रकार क्रिया करने के बाद जो फल मिलना है, जो हमें फल चाहिए, उस फल की प्राप्ति नहीं होगी तब भी क्रिया पूर्ण नहीं होगी। जैसे बताया था ना, ग्रामम गच्छति, तो जब तक गच्छति क्रिया पूर्ण नहीं होगी तब तक आप ये नहीं कहेंगे कि सह ग्रामम गतवान, ठीक है, वह गांव चला गया, ऐसा आप नहीं कहेंगे। तो गांव पहुंचना यह फल है, गच्छति का फल है कि वह गांव पहुंच गया, ठीक है। इस प्रकार क्रिया कर्म पर आश्रित है और क्रिया कर्ता पर भी आश्रित है, ठीक है। तो क्रिया का जो आश्रय आधार उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, ऐसा कहने पर कर्ता और कर्म की भी अधिकरण संज्ञा होने लग जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कर्ता और कर्म की हमें अधिकरण संज्ञा नहीं चाहिए। इसलिए सूत्र में अर्थ क्या किया है, सिद्धांत कौमुदी में क्या अर्थ बताया है कि कर्तृ कर्म द्वारा, क्या अर्थ बताया है, कर्तृ कर्म द्वारा, हाँ अर्थ बोलिए, कर्तृ कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियायाः आधारः कारकम अधिकरण संज्ञः स्यात्, ऐसा अर्थ है ना। तो क्रिया का आधार ऐसा जो है वो किस प्रकार से हमें समझना है, कह रहे हैं कर्तृ कर्म द्वारा क्रियायाः आधारः, कर्ता द्वारा क्रियायाः आधारः, कर्म द्वारा क्रियायाः आधारः। तो ये कर्ता द्वारा क्रिया का आधार, कर्म द्वारा क्रिया का आधार कैसे होगा, तो कह रहे हैं जब क्रिया कर्ता में स्थित होगी, जब क्रिया कर्ता में स्थित होगी तो वो कर्तृ द्वारा क्रिया का आधार बन जाएगा, ठीक है। और जब क्रिया कर्म में स्थित होगी तो कर्म द्वारा जो क्रिया उसका जो आधार, इसको कहते हैं कर्तृस्थ क्रिया और कर्मस्थ क्रिया, ऐसा भी कह सकते हैं। जब क्रिया कर्ता में स्थित होगी तो कर्तृस्थ क्रिया, और जब क्रिया कर्म में स्थित होगी तो कर्मस्थ क्रिया, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं उदाहरण से समझिए, उदाहरण क्या दिया है सिद्धांत कौमुदी में, बोलिए उदाहरण क्या दिया है, कटे आस्ते कटे आस्ते और स्थाल्याम पचती, है ना, जी कटे आस्ते और स्थाल्याम पचती, ये उदाहरण दिया है, ठीक है। अब ये जो आस्ते क्रिया है, ठीक है, आस्ते जो क्रिया है वो किस पर आश्रित है, कट पर आश्रित नहीं है, कट पर आश्रित नहीं है। क्या चटाई नहीं होगी तो आस्ते क्रिया नहीं होगी, क्या हो सकती है, हो जाएगी ना। तो आस्ते यह क्रिया कर्ता पर आश्रित है, ठीक है। देवदत्तः कटे आस्ते, ठीक है, कुछ भी कर्ता ले लीजिए, जैसे देवदत्तः कटे आस्ते, तो यह जो आस्ते क्रिया है वो कर्ता पर स्थित है, जी ठीक है। तो कर्ता के द्वारा कर्तृस्थ क्रिया हो गई, कर्ता में स्थित है तो कर्तृस्थ क्रिया हो गई आस्ते, ठीक है। कर्ता में स्थित जो क्रिया, बैठना क्रिया कर्ता में स्थित है, ठीक है, जी जी समझ में आया। तो जी कर्तृस्थ जो क्रिया है आस्ते, उस आस्ते का जो आधार क्या है, कट है, तट
समझ में आया? कर्ता के द्वारा जो क्रिया, मतलब कर्ता में स्थित जो क्रिया, उस क्रिया का जो आधार बनेगा, जैसे कट, उसकी अधिकरण संज्ञा करनी है। तो मैम आस्ते को हम किसका आधार मानेंगे? आस्ते आधार नहीं है। आस्ते का आधार हम क्या मानेंगे मतलब? आस्ते क्रिया का आश्रय तो करता है, जी क्रिया का आश्रय करता है, और उस कर्ता के द्वारा जो आधार, क्रिया के द्वारा, कर्तृ द्वारा क्रिया यहाँ आधार है। क्रिया का साक्षात आधार नहीं देखना है। जी साक्षात आधार देखने पर तो सारे कारक क्रिया से ही संबंधित है, तो जी इस प्रकार सभी आधार बन जाएंगे, है ना? ऐसा नहीं देखना है, इसलिए अर्थ क्या किया कि कर्तृ द्वारा क्रिया का जो आधार बनेगा। स्पष्ट है? ठीक है। स्पष्टम स्पष्टम। हाँ, तो कर्तृस्थ क्रिया यह आधार है। कर्ता में स्थित जो क्रिया, उस क्रिया का जो आधार बनेगा, तो देवदत्त करता है। देवदत्त में आसन क्रिया स्थित है, बैठना क्रिया स्थित है। उस कर्तृस्थ क्रिया, देवदत्त की जो बैठना क्रिया, उस बैठना क्रिया के लिए जो आधार बन रहा है, क्या बन रहा है? कट, चटाई। ठीक है, तो उसकी अधिकरण संज्ञा होगी। समझ में आया? स्पष्ट हो रहा है? तो अधिकरण संज्ञा हो जाएगी कट की। अधिकरण संज्ञा होने के बाद फिर सप्तम्यधिकरणे च, ये सूत्र है। अधिकरणे सप्तमी, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, ऐसा। ठीक है। जी अब आगे इसी, ये तो हो गया कर्ता में स्थित क्रिया का आधार। अब कह रहे हैं कर्म में स्थित क्रिया का आधार कैसे होगा? तो कह रहे हैं स्थाल्याम पचति, ये उदाहरण देख लो। स्थाल्याम पचति, स्थाल्याम। हाँ ठीक है, स्थाल्याम पचति। जी यहाँ पे क्या है? देवदत्तः ओदनम स्थाल्याम पचति, यह पूर्ण वाक्य है। क्या है? देवदत्तः ओदनम स्थाल्याम पचति। देवदत्त चावल बटलोई में पकाता है, ये अर्थ है। ठीक है। तो जी अब पचती क्रिया का, पचती क्रिया कर्ता पर भी आश्रित है, कर्म पर भी आश्रित है, हाँ, और स्थाल्याम, तीनों पर आश्रित है। जी ठीक है, क्रिया से तो तीनों का अन्वय होगा ना, तभी कारक बनेगा। ठीक है। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि यह जो पचती क्रिया है, पचती क्रिया कर्म द्वारा, कर्म द्वारा, पचती क्रिया का कर्म है यहाँ पे ओदनम, है ना? कर्म जी द्वारा ओदनम पचति, ओदनम इस कर्म द्वारा क्रिया का जो आधार बन रहा है। ओदनम पचति, तो कस्मिन पचति, किसमें? चावल पकाता है, तो किसमें स्थाल्याम। पकाता है? तो स्थाल्याम पचति। ठीक है। तो कर्म द्वारा क्रियाया आधार, ओदन पाक, ओदनम कर्म, ओदन कर्म के द्वारा जो क्रिया, पाक क्रिया, उस पाक क्रिया का जो आधार बन रहा है स्थाली। ठीक है। तो अब ये जो पाक क्रिया है वो किसमें स्थित है? कर्म में स्थित है ना? कर्म पर आश्रित है। तो पाक क्रिया जो कर्म पर आश्रित है, इसलिए इसको क्या कह देंगे? कर्मस्थ क्रिया। क्योंकि कर्म। कर्म में स्थित है, इसलिए कर्मस्थ क्रिया। तो ओदन कर्मस्थ क्रिया जो पाक क्रिया, उस पाक क्रिया का जो आधार है थाली, है ना, उस थाली की अधिकरण संज्ञा हो जाती है। और अधिकरण संज्ञा होने पर सप्तमी अधिकरणी च इति सूत्रेण सप्तमी विभक्ति भवति। सूत्र का अर्थ स्पष्ट हुआ? कर्तृ कर्म द्वारा द्वारा। तन्निष्ठ क्रियायाः आधारः कारकम् अधिकरणं स्यात्। मैं सूत्र का अर्थ? हाँ। अब कह रहे हैं आधार त्रिविधा। ठीक है, आधार जो है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? औपश्लेषिकम, अभिव्यापकम, वैषयिकम। ठीक है, आधार जो है 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिकम, अभिव्यापकम और वैषयिकम। ठीक है ना? अब एक एक का उदाहरण हम देखते हैं कि औपश्लेषिक क्या है, अभिव्यापक क्या है और वैषयिक क्या है। ठीक है।
औपश्लेषिक का पहले देखते हैं। उपश्लेषः मतलब होता है संयोगादि संबंधः। उपश्लेषः का अर्थ होता है संयोगादि संबंधः। ठीक है, तो जहां पर संयोगादि संबंध देखा जाएगा वहां पर उपश्लेष आधार बन जाएगा। जैसे कटे आस्ते हैं, कटे आस्ते, ठीक है, कटे आस्ते में जब चटाई पर बैठने की क्रिया हो रही है, कटे आस्ते, आसन उपवेशन क्रिया के द्वारा आधार बन रहा है कट। ठीक है, तो आधार की अधिकरण संज्ञा होकर के सप्तमी विभक्ति हो गई, कटे बन गया। अब तिलेशु तैलम है, दो उदाहरण लेके चलो समझ में आएगा। तिलेशु तैलम है, तिलेशु में भी सप्तमी विभक्ति है, तो तेल जिस प्रकार तिल में कण कण में व्यापक है, उस प्रकार कटे आस्ते आसन क्रिया के द्वारा चटाई में हम पूर्ण रूप से व्याप्त नहीं होते। होते हैं क्या? चटाई में हम पूरी चटाई में व्याप्त हो जाते हैं क्या? नहीं होते हैं। ठीक है, चटाई के द्वारा हमारा सिर्फ संयोग संबंध होता है, चटाई पे हम सिर्फ संयुक्त होते हैं। ठीक है, तो तिलेशु तैलम में सप्तमी विभक्ति है, लेकिन उस प्रकार से कटे में पूर्ण व्यापकता नहीं है, फिर भी वहां संयोग संबंध है, मतलब औपश्लेषिक आधार मान करके वहां पे आधार की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं औपश्लेषिक आधार। जहां संयोगादि संबंध के द्वारा आधार बन रहा होगा वहां पर भी आधार मान करके अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। ठीक है मैम, यहाँ पे कटे आस्ते में जो आधार, क्या इसको कट है, हाँ तो कट की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। हाँ और यहाँ पे मैम जो आपने दूसरा उदाहरण बताया था ना, तिलेशु तैलम, हाँ तो एक बताया था कि ये जो कटे आस्ते में ये संयोग है, ये पूर्णतः संयोग नहीं है। और तिलेशु तैलम में जो पूरे संपूर्ण तिल में तेल पाया जाता है, इसका संपूर्ण तिल में संयोग है। तो इसका मतलब कि औपश्लेषिक का उदाहरण ये कटे आस्ते मानेंगे कि तिलेशु तैलम? हाँ, ये आगे बता रही थी मैं आपको कि कटे आस्ते में जो है हम संयोग मान रहे हैं। ठीक है, चटाई के साथ हमारा क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। ये चटाई है और उस पे आसन क्रिया जब हो रही है तो दोनों का संयोग हो रहा है। ठीक है, तो संयोग जो है उसी को कहा औपश्लेषिक। तो औपश्लेषिक मतलब संयोग, तो संयोग मान करके आधार मान करके अधिकरण संज्ञा कर दी। ठीक है, अब ये जो तिलेशु तैलम है, तिल में तेल, ठीक है, तो तिल में जो तेल है वो संयोग नहीं है। आप चटाई से देवदत्त को अलग कर सकते हैं। ठीक है, चटाई से देवदत्त अलग ही है। ठीक है, चटाई से देवदत्त अलग ही है, सिर्फ संयोग हो गया है। उस प्रकार तिल से तेल अलग नहीं है, तिल से तेल अलग नहीं है, बल्कि तिल में पूर्ण रूप से वो व्याप्त है। ठीक है, समझ में आया? तिल में जो तेल है वो पूर्ण रूप से व्याप्त है। तो ये तेल का जो आधार बन रहा है तिल, ये किस प्रकार का आधार है? तो कहते हैं अभिव्यापकम। ये अभिव्यापक आधार बन रहा है, पूर्ण रूप से व्यापक। और आसन क्रिया का जो आधार बन रहा है कट, वो किस प्रकार का आधार है? तो कहते हैं औपश्लेषिकम। ये औपश्लेषिक आधार है कट। औपश्लेषिक मतलब संयोगादि संबंध के द्वारा वो आधार बन रहा है कट। ठीक है, स्पष्ट हुआ? तो कटे आस्ते में जो है औपश्लेषिक आधार मान करके अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। और ये जो है क्या, तिलेशु तैलम, ठीक है, तिलेशु तैलम में अभिव्यापक आधार मान करके वहां अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, स्पष्ट हुआ? किसी को कुछ संदेह? स्पष्टम। स्पष्टमस्ति? हाँ, चलिए तो आगे चलें। अग्रे चलामः। तो ये हो गया जी मैम। हाँ बोलो बोलो।
तुम्हारी आवाज नहीं आई रचना। नहीं शालीन मैम, आगे चलते हैं। हाँ आगे चले ना। हाँ चलो, अब क्या बच रहा है? वैषयिक आधार बच रहा है, ठीक है। हाँ, वैषयिक आधार का उदाहरण क्या देते हैं ये? मोक्षे इच्छा। क्या उदाहरण देते हैं? मोक्षे इच्छा, ठीक है। तो मोक्षे इच्छा में, मोक्ष में देव मोक्षे इच्छा अस्ति, ठीक है। नहीं करो। देवदत्तस्य मोक्षे इच्छा अस्ति। अब मोक्ष में आपको सप्तमी दिख रही है, तो मोक्ष इच्छा का आधार बन रहा है। इच्छा का आधार जो है मोक्ष बन रहा है, ठीक है। इच्छा द्वारा अस्ति प्रवर्तना रूप क्रिया का जो आधार बन रहा है वो मोक्ष बन रहा है। तो इच्छा का यह मोक्ष जो आधार है, इच्छा का संयोग तो होगा नहीं, क्योंकि इच्छा कोई द्रव्य नहीं है, ठीक है। तो संयोग संबंध मान नहीं सकते हैं हम। और इसी प्रकार से अभिव्यापक, जैसे तिल में तेल पूर्ण रूप से व्याप्त था, उस प्रकार पूर्ण रूप से व्याप्त इच्छा मोक्ष में पूर्ण रूप से व्याप्त है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कभी इच्छा हो सकती है, कभी इच्छा नहीं हो सकती है। लेकिन तिल में तेल तो हमेशा ही रहता है, आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम इसको अभिव्यापक आधार भी नहीं मान सकते हैं। इसलिए क्या कहा कि ये वैषयिक आधार है, ठीक है। वैषयिक मतलब विषये भवः वैषयिकः, मोक्ष विषये भवा इच्छा, मोक्ष के विषय में होने वाली इच्छा, ऐसा, ठीक है। तो मोक्ष विषये इच्छा अस्ति, ऐसा अर्थ होगा। मोक्ष विषये इच्छा अस्ति, ये अर्थ होगा। तो ये इस प्रकार मोक्ष में जो आधार है वो वैषयिक आधार है। वैषयिक मतलब मोक्ष विषयक, ऐसा मानने पर यह विषयक जो अर्थ है उस अर्थ को मान करके यह आधार बना, और वैषयिक आधार मान करके आधार अधिकरण से इसकी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो कर्तृभूत इच्छागताम सत्ता क्रियाम प्रति मोक्षस्य विषयता संबंध पुरस्कारेण इच्छा द्वारा आधारत्वात् अधिकरणम। ये जो मैंने हिंदी में बताया था वही संस्कृत में है, फिर से ध्यान देना। कर्तृभूत इच्छा, इच्छा करता हुई, हाँ, इच्छा में जो कर्तृत्व है, कर्तृभूत इच्छागताम सत्ता क्रियाम प्रति, इच्छा कर्ता की जो क्रिया है सत्ता अस्ति, यह जो अस्ति सत्ता क्रिया है, तो कर्तृभूत इच्छागताम सत्ता क्रियाम प्रति मोक्षस्य विषयता संबंधेन, मोक्ष का विषयता संबंध है, संबंध पुरस्कारेण इच्छा द्वारा आधारत्वात् अधिकरणम, मोक्ष का विषयता संबंध के द्वारा आधार होने से उसकी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, ठीक है जी। समझ में आया? तो इस प्रकार ये हो गई वैषयिक आधार, ये हुआ वैषयिक आधार, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम संक्षेप में चलते हैं। औपश्लेषिक जो आधार बताया था उसमें सूत्र के अर्थ में क्या बताया है? कर्तृगताम, कर्तृद्वारा कर्म द्वारा क्रियायाः तन्निष्ठ क्रियायाः आधार, ठीक है। कर्तृद्वारा कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियायाः आधार। तो उदाहरण मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, दोबारा से थोड़ा सा ब्रीफ में आपको संस्कृत के साथ समझाना है। उदाहरण वही है, कर्तृद्वारा मतलब कटे आस्ते, आसन क्रिया कहाँ स्थित है? कर्ता में स्थित है, देवदत्तः कटे आस्ते, ठीक है। तो औपश्लेषिकम और कटे आस्ते, यह कैसा उदाहरण है? औपश्लेषिक, हाँ, औपश्लेषिक आधार का उदाहरण है। तो औपश्लेषिकम कर्तृद्वारकम, कर्तृद्वारक आधार से उदाहरण, औपश्लेषिक कर्तृद्वारा जो आधार, उसका उदाहरण बन रहा है कटे आस्ते। यहाँ पे क्या हो रहा है? साक्षात देवदत्तात्मक कर्तृगताम आसन क्रियाम प्रति कटस्य संयोग संबंधम पुरस्कृत्य देवदत्त द्वारा तद आधारत्वात् अधिकरणत्वम्। समझ में आया?
जी। साक्षात् देवदत्तात् कर्तृगताम् आसन क्रियां प्रति कटस्य संयोग संबंधं पुरस्कृत्य देवदत्त द्वारा तद आधारत्वात् अधिकरणत्वम्। ठीक है, देवदत्त के द्वारा संयोगादि संबंध को लेकर के वहां आसन क्रिया का जो आधार कट है उस कट की अधिकरण संज्ञा होती है। ठीक है, तो ये कर्तृस्थ द्वारा कर्तृद्वारकम आधारम। ठीक है, अब कर्मद्वारकम औपश्लेषिकम आधारम। औपश्लेषिक आधार में एक कर्तृद्वारकम हो गया, दूसरा है कर्मद्वारकम औपश्लेषिकम आधारम का उदाहरण स्थाल्यम पचति। ठीक है, स्थाल्यम पचति में तन वो शोर आ रहा है किसके पास? हाँ, तो तंडुलान स्थाल्य देवदत्तः तंडुलान स्थाल्यम पचति। यहाँ पे तंडुलात्मक कर्म है। ठीक है, तंडुल जो कर्म है उस कर्म में पाक क्रिया स्थित है। पहले भी विश्लेषण कर चुकी हूँ, अब एक बार संस्कृत की पंक्ति के साथ विश्लेषण कर रही हूँ। ठीक है, तंडुल कर्म है, उस तंडुलात्मक जो कर्मगत जो क्रिया है पाक क्रिया, उस पाक क्रिया के प्रति स्थाली आधार बन रही है। किस प्रकार से? तो संयोग संबंध से ही आधार बन रही है। उस तंडुल का थाली का जो है संयोग संबंध है, वैषयिक संबंध नहीं है और ना ही अभिव्यापक संबंध है। ठीक है, संयोगादि संबंध है। हाँ, तो संयोग संबंधी है, तो इसे कह रहे हैं कि तंडुलात्मक कर्मगतां पाक क्रियां प्रति स्थाल्याः संयोग संबंधं पुरस्कृत्य तंडुल द्वारा आधारत्वम्। तंडुल का आधार होने से आधारत्वात् अधिकरणत्वम्। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार औपश्लेषिक का उदाहरण हो गया, वैषयिक का उदाहरण हो गया और अभिव्यापक का भी उदाहरण हो गया तिलेषु तैलम। ठीक है, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, यह जो उदाहरण दिया है कौमुदी में, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, यह भी अभिव्यापक का ही उदाहरण है। आत्मा जो है सब में व्यापक है, आत्मा सभी प्राणियों में व्यापक है। तो सर्वस्मिन्, यह जो सप्तमी है सर्वस्मिन्, यह अभिव्यापक आधार मान करके आधारोधिकरण से अधिकरण संज्ञा हुई है सर्वस्मिन् में, और अधिकरण होने से सप्तमी विभक्ति हो गई है। ठीक है, तो सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। अब इसको कह रहे हैं आत्मरूप कर्तृगता। आत्मा क्या है? कर्ता है। ठीक है, आत्मा अस्ति, अस्ति मतलब सत्ता क्रिया। ठीक है, आत्मा करता है, तो आत्मरूप कर्तृगतां सत्ता क्रियां प्रति कृत्स्न व्याप्तिं पुरस्कृत्य, कृत्स्न व्याप्ति मतलब पूर्णतः व्यापक, तो कृत्स्न व्याप्तिं पुरस्कृत्य आत्म द्वारा सत्ता क्रियायाः आधारत्वात् अधिकरणत्वम्। ठीक है, आत्मरूप कर्तृगतां सत्ता क्रिया, आत्मा करता है और उस आत्मा की जो क्रिया है सत्ता अस्ति, तो आत्मरूप कर्तृगतां सत्ता क्रियां प्रति कृत्स्न व्याप्तिं पुरस्कृत्य आत्म द्वारा सत्ता क्रियायाः आधारः। मतलब आत्मा जो करता है उस आत्मा की क्रिया क्या है? सत्ता, अस्ति। अस्ति मतलब है, तो आत्मा की जो क्रिया है अस्ति, उस अस्ति क्रिया का आधार क्या है? सर्वः, सभी प्राणी। तो ये जो सभी प्राणी है वो उस अस्ति क्रिया का आधार बन रहे हैं, कर्ता द्वारा अस्ति क्रिया का आधार बन रहा है। हेलो मैडम। हाँ, तो सर्व यह जो है वो सर्व आधार बन रहा है, मतलब सभी प्राणी, तो आधार होने से अधिकरण बन जाएगा और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, हम एक बार वो लाइन बोल दीजिए, आत्मरूप कर्तृगता प्रति आत्मरूप कर्तृगताम सत्ता क्रियां प्रति, आत्मरूप कर्तृगतां सत्ता क्रियां प्रति कृत्स्न व्याप्तिं पुरस्कृत्य आत्म द्वारा सत्तायाः आधारत्वात् सर्वस्य अधिकरणत्वं। सर्वस्य मतलब
सर्व शब्द, सर्व इति सर्वनाम शब्दस्य। कहाँ पे? पुरस्कृत्य। कविता कहाँ हो गया? ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार आधार की अधिकरण संज्ञा हो गई, और अधिकरण संज्ञा का प्रयोजन क्या बताया? सप्तम्यधिकरणे च। सप्तम्यधिकरणे च। हाँ, अधिकरणे कारके सप्तमी विभक्ति भवति। ठीक है। और यहाँ पर भी अनभिहिते का अधिकार आ रहा है, तो अनभिहिते अधिकरण कारके सप्तमी विभक्ति भवति। अनभिहित जो अधिकरण है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है। अनभिहित मैम क्या हुआ? अनभिहित मैंने बताया था इससे पहले के सत्र में कि तिंग, कृत और तद्धित के द्वारा अभिहित नहीं होना चाहिए। अभिहित होने पर तो अभिहिते प्रथमा, अभिहित में प्रथमा ही होगी जी। ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रश्न है मैम। हाँ बोलिए। प्रश्न है कि ये जो 3 प्रकार के आधार के बारे में आपने बताया है, हाँ उसमें जैसे यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं, हाँ इसे यह कटे आस्थे स्थाल्यम पचति मोक्षे छास्ते सर्वस्मिन् नात्मास्ते, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उदाहरण लेते हैं। हाँ जी। जैसे जले मत्स्याः सन्ति। ठीक है। तो जले मत्स्याः सन्ति, इस उदाहरण को हम इस 3 प्रकार के जो आधार है इसमें किस में हम रखेंगे? इसको संयोग में ही रखेंगे, क्योंकि जल के साथ मछली का संयोग हो रहा है। तो क्या वो औपश्लेषिक होगा? बिल्कुल औपश्लेषिक ही होगा ना। और अगर कहेंगे जैसे आकाश में बादल है, गगने मेघा, तो यहाँ कर्माधारित औपश्लेषिक होगा क्या? आकाशे मेघाः सन्ति। ठीक है, आकाश में मेघ हैं। यहाँ पर कर्ता कहाँ है? कर्म नहीं है ना, कर्ता भी तो नहीं है। मेघ कर्ता बन रहा है, मेघ अच्छा। कर्तृक सत्ता। अच्छा, मेघ कर्तृक सत्ता यहाँ बन रहा है। हाँ हाँ। तो लेंगे तो लेकिन यहाँ औपश्लेषिक ही होगा। नहीं, यहाँ औपश्लेषिक नहीं लेंगे, यहाँ अभिव्यापक लेंगे। अभिव्यापक लेंगे। लेकिन मेघ तो हर जगह व्यापक नहीं है। अगर मान लीजिए हम तारा ले तब तो मान सकते हैं व्यापक है, लेकिन मेघ तो नहीं है व्यापक। नहीं नहीं, जिस अंश में आप बताना चाह रहे हैं, जिस आंशिक रूप से जिस अंश में आप बताना चाह रहे हैं कि यहाँ बादल हैं, उसमें तो पूर्ण व्यापक ही होंगे। ऐसे तो आकाश जो है वो खाली स्थान का नाम है। ठीक है। तो आकाश, जिस अंश को आप ये बताना चाह रहे हैं कि आकाशे मेघाः सन्ति, उस अंश में तो आप मेघ व्यापक होंगे, तभी आप आधार मान करके सप्तमी करेंगे। ठीक है। तो मैम यहाँ पर जो है हाँ जले मत्स्याः सन्ति, हाँ तो जैसे यहाँ उदाहरण है, जैसे वैषयिक आधार है, विषय भावः वैषयिकः। तो जैसे मोक्षे इच्छास्ति, मोक्ष जो है वह विषय है जिसमें कोई कर्ता इच्छा व्यक्त करता है। उसी प्रकार तो मत्स्य का विषय तो जल होना चाहिए, तो वो वैषयिक आधार के अंतर्गत उसको ग्रहण करना चाहिए। हाँ, पहले भी मैंने बोला था कि मोक्ष में इच्छा आज हो सकती है, कल नहीं भी हो सकती है। मछली आज हो सकती है, कल नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, मछली को तो हमेशा ही जल का संयोग चाहिए। परंतु मैम जरूरी नहीं है कि मतलब जहाँ मतलब कि हर जगह जल में हर जगह ही मछली ही हो। हाँ, यह भी संभव नहीं। नहीं नहीं, ये नित्य नहीं बता रहे हैं हम आपको। अच्छा जी। इस वाक्य में जो आधार बन रहा है वो किस प्रकार का आधार है, बस यही बताना चाहते हैं। आपको जल और मछली का संबंध नित्य है ऐसा नहीं बता रहे हैं। जैसे यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वह्निः वाली व्याप्ति नहीं है। ठीक है, ये दो चीजें अलग हैं। ठीक है। नहीं मैम, जैसे एक उदाहरण किलेषु तैलम में था ना कि तिलों में तैल पाया ही जाता है, और वहाँ तो है, वहाँ तो है, वहाँ तो है। ठीक है, जहाँ जहाँ तिल होगा वहाँ वहाँ तेल मिलेगा ही आपको। इसीलिए तो दो अलग बताना पड़ा, संयोग और अभिव्यापक दो अलग अलग बताने पड़े।
जी। तो मैम यहाँ पे जो इनका उदाहरण था प्रकाश जी का, तो इसमें क्या कौन सा आधार लेंगे तीनों में से? किसमें, कौन से उदाहरण में? इन्होंने बोला ना मत्स्य जले जले मत्स्याः मत्स्याः सन्ति। सन्ति, हाँ। यहाँ पे औपश्लेषिक आधार ही लेना पड़ेगा। संयोग आदि के। हाँ, संयोग आदि मान करके ही आधार माना जाएगा। जी। ठीक है, अभिव्यापक आधार नहीं मान सकते। जैसे आप ही ने बोला ना अभी, जहाँ जहाँ जल है वहां वहां हर जगह मछली हो, ये जरूरी नहीं है जी। ना। तो इस प्रकार ये अभिव्यापक नहीं हो पाया। लेकिन एक और प्रश्न है हाँ, मैम यहाँ पर। जहाँ जहाँ तिल होगा वहां वहां तेल तो अवश्य ही मिलेगा। तो इस प्रकार ये अभिव्यापक बन सकता है। ठीक है, एक और प्रश्न है मैम यहाँ पर। हाँ बोलिए। जैसे इससे पूर्व सूत्र में आधारोधिकरणम, इस अधिकरण में आधारोधिकरणम आधारः अधिकरणम ऐसा है। तो इसमें जो है सो मतलब नोरमा में दिया गया है कि मतलब आधारस्य विशेषणम अधिकरणम, आधारस्य विशेषणम अधिकरणम मतलब अधिकरण और आधार में जो विशिष्ट और विशेषण भाव है। क्या पंक्ति है, पढ़िए। इसमें है कि कारके इत्यधिकृतम प्रथमान्ततया प्रथमान्ततया विपरिणम्यते तच्च आधारस्य विशेषणम ठीक है, अधिकरणम। हाँ। तो यदि आधार का विशेषण होगा अधिकरण, तब तो नियम तो होना चाहिए यल्लिंगम यदवचनम या च विभक्ति विशेषस्य, तल्लिंगम तदवचनम ता च विभक्ति विशेषणस्यापि। आपका जो अन्वय है वो थोड़ा भटक रहा है। ठीक है, आधार का विशेषण अधिकरण नहीं है। तो आप पंक्ति ध्यान दीजिए, कारके इत्यधिकृतम प्रथमान्ततया विपरिणम्यते। ठीक है, कारके का जो अधिकार हो रहा है वो प्रथमांत में उसका विपरिणाम होता है। तो प्रथमांत मतलब कारकम। ठीक है, प्रथमांतम का कारकम ऐसा हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति पर कारके, ये क्या बन जाएगा, कारकम ऐसा बन जाएगा। अच्छा, ठीक है, पूर्व परामर्शित्वम यद्भवति तदेव सर्वनामना परामृश्यते। ठीक है, तो तच्च, इस तत् शब्द से तच्च कारकम आधारस्य विशेषणम। तो मतलब यह जो अधिकरण है, यह जो आधार है वो कारक का विशेषण, कारक विशेषण होगा। हाँ, कारकम आधार विशेषणम, कारक जो है वो आधार का विशेषण बनेगा। इसीलिए अर्थ किया कर्तृ द्वारा कर्म द्वारा आधार अधिकरणम स्यात्। तब तो मैम अधिकरण भी तो कारक ही है ना? बिल्कुल, अधिकरण भी कारक ही है, लेकिन साक्षात जो अधिकरण मतलब इन्होंने क्या कहा, आधार अधिकरणम स्यात्। ऐसा करने पर सभी कारक जो हैं क्रिया के आधार ही बन रहे हैं ना। सभी कारक क्रिया के आधार बन रहे हैं, चाहे वो कर्ता हो, कर्म हो, करण हो, संप्रदान हो, अपादान हो, अधिकरण हो। सभी क्रिया का आधार बन रहा है। और जब सभी क्रिया के आधार बन रहे हैं तब सबकी फिर अधिकरण संज्ञा होने लग जाएगी। ठीक है, और फिर कह रहे हैं कि ठीक है, अगर दोष नहीं भी आता है, कर्ता और कर्म जो है परे है, मतलब बाद में सूत्र है, तो परे होने से फिर पूर्व पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः कर्म संज्ञा ही बलवती हो जाएगी। बिल्कुल, फिर कर्म संज्ञा ही होने लग जाएगी, फिर कभी अधिकरण संज्ञा पाएगी ही नहीं। ठीक है, इसलिए कर्तृ द्वारा कर्म द्वारा जो क्रिया का आधार बन रहा होगा उसकी अधिकरण संज्ञा करनी है। ऐसा कहने के लिए इनको कारकम आधारस्य विशेषणम ऐसा बताया। अच्छा, ठीक है, ठीक, समझ में आया, स्पष्ट हुआ? जी। अग्रे चला हम। तो फिर इस तरह गंगायाम घोषा में औपश्लेषिक हो जाएगा। गंगायाम घोषः, हाँ चलिए, यहाँ पे जो है गौण और मुख्य का विषय चल रहा था वहां पे। ठीक है, गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय, ऐसा जो वचन है, जो परिभाषा है, वो परिभाषा कारक प्रकरण में नहीं लगती है। ठीक है, कारक प्रकरण में गौण मुख्य परिभाषा नहीं लगती है। ठीक है, तभी जैसे
गौण मुख्य में ही काम जाना जाएगा, ठीक है। तो जब तिलेषु तैलम ऐसा कहेंगे, ठीक है, और गंगायाम घोषः ऐसा कहने पर गंगा तीरे घोषः, वस्तुतः गंगा में घोष नहीं है, गंगा के तट पर गृह है, गंगा में घर नहीं है, ठीक है। तो साक्षात मुख्य गौण मुख्य आधार कौन बन रहा है? तिलेषु तैलम, तिल बन रहा है, ठीक है। गंगायाम घोषः कहने पर मुख्य आधार गंगा नहीं है, बल्कि मुख्य आधार क्या है? तट है, तट है, ठीक है। तो गौण और मुख्य में यदि ग्रहण करना हो तो मुख्य में ही क्या होती है? मुख्य में ही कार्य होता है। इस प्रकार गंगा में फिर अधिकरण संज्ञा और सप्तमी नहीं हो पाएगी, तट में ही होगी, ठीक है। यह आप पढ़ चुके हैं परिभाषा प्रकरण में, नहीं साधकतमम करणम, इस कारक संज्ञा के सूत्र में करण संज्ञा में आपको पढ़ाया है मैम ने, ठीक है, ठीक है। तो गौण मुख्य में मुख्य का ही कार्य जाना जाता है। यह परिभाषा कारक प्रकरण में प्रवृत्त नहीं होती है, ठीक है। साधकतमम में तमब ग्रहण से यह ज्ञापित होता है, ठीक है। तो यह परिभाषा जब कारक प्रकरण में प्रवृत्त नहीं होगी तब क्या होगा कि गौण जो आधार है और मुख्य जो आधार है, दोनों प्रकार के आधार की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार मुख्य आधार तो बन रहा था तट, ठीक है, मुख्य आधार क्या बन रहा था? तट, और गौण आधार क्या बन रहा था? गंगा, ठीक है। तो दोनों की ही अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न आता है किस प्रकार के अधिकरण होगा? तो कह रहे हैं तटे घोषः, तट के साथ घोष का क्या संबंध था? संयोग संबंध था। तो उसी संयोग संबंध को हम लक्षणा से गंगा में बताना चाह रहे हैं कि गंगा से भी घोष का संबंध है, ठीक है। तो ये औपश्लेषिक आधार मान करके ही यहाँ पर सप्तमी अधिकरण संज्ञा और सप्तमी होगी जी, ठीक है जी। हाँ, आगे चले। किसी को कोई और जिज्ञासा? अग्रे चलामः। चलतु तर्हि एतत् सूत्रं पूर्णं जातं, किम्? आधारोऽधिकरणं तथा च सप्तम्यधिकरणे च एतत् सूत्रद्वयम् अपि पूर्णं जातं, ठीक है। अब थोड़ा सा सप्तम्यधिकरणे च, इस सूत्र का एक अंश है च। यदि आपके पास सामने सूत्र है तो सूत्र देखिएगा, सप्तम्यधिकरणे च इति पदम अस्ति। अभी किसी ने इससे पहले अष्टाध्यायी सामने लगाई थी स्क्रीन पे, दोबारा से लगाइए। अष्टाध्यायी किसके हाथ में है अभी? अष्टाध्यायी तो नए सिद्धांत कौमुदी है। हाँ ठीक है, यही ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए सप्तम्यधिकरणे च जो सूत्र है, उस सूत्र है, क्या सूत्र है? दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च है, दूरांतिकार्थेभ्यो, हाँ, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च है ना सूत्र? दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च यह सूत्र है, ठीक है। तो दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, इस सूत्र से दूर और अंतिक शब्द होने पर, दूर और अंतिक शब्द होने पर, अंतिक अर्थ वाले जो भी शब्द हैं, दूर, समीप, ठीक है, प्रकृष्ट, इस प्रकार के जो भी शब्द हैं, उन शब्दों के दूर अंतिकार्थ शब्दों का प्रयोग होने पर द्वितीया विभक्ति होती है। और च से ऊपर ही पढ़ा है षष्ठी, षष्ठी की अनुवृत्ति ले लेंगे तो द्वितीया और षष्ठी दोनों होती है। समझ में आया? सूत्र दिख रहा है आपको, देखिए स्क्रीन पे, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। इस सूत्र के ऊपर पढ़ा है, क्या पढ़ा है? षष्ठी, हाँ, षष्ठ्यन्यतरस्याम, ठीक है। दूरांतिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्याम, ये जो पढ़ा है वहां से षष्ठी की अनुवृत्ति आ जाएगी, और उस अनुवृत्ति से क्या हो जाएगा कि द्वितीया और षष्ठी विभक्ति दोनों होती है, तब दूर और अंतिक शब्द का प्रयोग होने पर।
ठीक है। उसी के ठीक नीचे सूत्र पढ़ा है सप्तम्यधिकरणे च। अब इस सप्तम्यधिकरणे च का अर्थ हमने आधा तो जान लिया, क्या कि अधिकरणे कारके सप्तमी विभक्ति ही भवति, ठीक है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, ये हमने जान लिया। अब च का जो प्रयोग है, च का जो प्रयोग है उस च से क्या आता है कि दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों में सप्तमी विभक्ति भी हो जाती है। सुनाया, दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों में सप्तमी विभक्ति भी हो जाती है। तो इस प्रकार दूर और अंतिक वाले शब्दों में 3 विभक्तियां हो गई। कौन कौन सी? हाँ, कौन कौन सी? सप्तमी। एक तो सप्तमी हो गई सप्तम्यधिकरणे च से, हाँ, और दूसरी द्वितीया। द्वितीया हो गई किस सूत्र से? दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, इस सूत्र से द्वितीया आ रही है। च ऐसा बोलने के कारण से द्वितीया की अनुवृत्ति आ रही है, द्वितीया। हाँ, और तीसरी विभक्ति कौन सी हो गई? षष्ठी। हाँ, ऊपर से षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। जी, षष्ठी आ रही है ना। तो इस प्रकार दूर और अंतिक शब्दों के प्रयोग में 3 विभक्तियां हो गई, षष्ठी, द्वितीया और सप्तमी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सप्तमी अधिकरणे च का उदाहरण क्या बनाया इन्होंने, देखिए क्या उदाहरण बनाया है। वनस्य दूरे अंतिके वा, सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण दिया है। वनस्य दूरे अंतिके वा। हाँ, वनस्य दूरे अंतिके वा। तो ये जो दूरे शब्द है, उस दूरे यहाँ पे सप्तमी। हाँ, वनस्य दूरे अंतिके वा, सप्तमी कर दी, ठीक है। और द्वितीया भी हो जाएगी हाँ, दूरस्य अंतिकस्य। इस प्रकार द्वितीया, षष्ठी और सप्तमी भी हो जाएगी। यहाँ पे आपका सिर्फ सप्तमी विभक्ति का उदाहरण दिया है, क्योंकि यह उदाहरण आपको सप्तम्यधिकरणे च इसमें दिखा रहे हैं, इसलिए केवल सप्तमी का उदाहरण दिया है, ठीक है। तो वनस्य दूरे अंतिके वा, इस प्रकार आपका सप्तम्यधिकरणे च ऐसा कहने से दूर और अंतिक इनका ग्रहण हुआ, तो दूरांतिकार्थेभ्यः सप्तमी विभक्ति भवति। स्पष्ट हुआ? मैम, ये जैसे इसमें कहा है दूरांतिकार्थिक, जैसे द्वितीया भी होती है, सप्तमी भी होती है, षष्ठी भी होती है, तो द्वितीया कब होगी? नहीं, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीय, दूर और अंतिकार्थ शब्दों के प्रयोग होने पर ही द्वितीया भी हो जाएगी, यहीं पे हो जाएगी द्वितीया भी, तीनों विभक्ति होंगी जी, ठीक है। उसका उदाहरण क्या बनेगा? क्या यहाँ पे आपको उदाहरण दिखाया नहीं गया है जी, ठीक है। तो दूरम ग्रामस्य ऐसा उदाहरण बनेगा, ठीक है जी। दूरम ग्रामस्य, दूरम में द्वितीया हो गई, ग्रामस्य दूरम, हाँ, दूरे, दूरस्य, दूरेन सब हो जाएगा। हाँ, ग्रामस्य दूरम, मतलब दूरम ग्रामस्य, दूरे ग्रामस्य, दूरस्य ग्रामस्य, हाँ, अंतिकम ग्रामस्य, सब हो जाएगा, अंतिकस्य ग्रामस्य, अंतिके ग्रामस्य, इस प्रकार सभी हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, तो इस प्रकार आपका सप्तम्यधिकरणे च यह सूत्र भी पूर्ण हुआ, ठीक है। अब आगे चलें जी। आगे देखिए, अब ये जो यहाँ 1 मिनट, तो यहाँ जो है सिर्फ इसी अर्थ में होगा कि इसके अर्थ वाले शब्दों में भी हो जाएगा? तदर्थक शब्दों में भी हो जाएगा। समीपम ग्रामस्य, समीपे। हाँ, तो निक्सा वाला जो सूत्र था, तो फिर वो तो फिर खंडन हो रहा है इससे। कौन सा? वो समया निक्सा, हाँ, प्रतियोगी विवाह, हाँ, समया निकषा हा प्रतियोगी, है ना, द्वितीया। खंडन नहीं, खंडन क्यों हो जाएगा? मतलब वो सूत्र कह रहा है इसमें केवल द्वितीया ही होगी, इसीलिए। और फिर यहाँ पे तो अगर इसके अर्थ वाले शब्द ला देंगे तो सप्तमी और षष्ठी भी हो रही है। हाँ, विकल्प से तीनों चारों ही हो जाएंगे, तो वैकल्पिक हो गया इसका ना। हाँ, वैकल्पिक है ये,
उसी का विकल्प ये हो हाँ, गया। यहाँ पे वो पूर्वत्रा सिद्धम का नियम नहीं लगेगा। लेकिन समया निकषा हा प्रति में दूरम और समीप कहाँ पढ़ा हुआ है? निकषा समीप अर्थ तो द्योतित हो रहा है ना हाँ, उसमें। निकषा इस शब्द से। हाँ, इस शब्द से निकष। ठीक है। हाँ, ये क्या मैम, कहता है, एक मिनट सुनिए, ये जी। क्या कहता है वार्तिक कि समया निकषा हा प्रति, इनके योग में द्वितीया होती है, जो कर्म है उनमें द्वितीया होगी। तो वनम प्रति गच्छति, तो वनम प्रति, प्रति के योग में वन में द्वितीया हो गई। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। वनम समया गच्छति, तो इन शब्दों के प्रयोग में जो कर्म है उनमें द्वितीया होगी, ये बता रहा है। लेकिन ये जो सूत्र है दूरांतिकार्थेभ्यो, ये कह रहे हैं कि दूर और अंतिक शब्दों में द्वितीया, सप्तमी और षष्ठी होगी। हाँ, उससे कर्म और इसमें खुद में ही द्वितीया अति षष्ठी और ये सप्तमी हो जा रही है। हाँ, ये अंतर है। ठीक है, स्पष्ट हुआ? नहीं मैम, स्पष्ट नहीं हुआ हमको। स्पष्ट नहीं हुआ? जो वार्तिक है उस वार्तिक से कर्म में द्वितीया होगी, ऐसा बता रहे हैं। जी। निकषा का जो कर्म क्या वन, उसमें द्वितीया होगी। जी। ठीक है, लेकिन यह जो सूत्र है दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, इस सूत्र से दूर और अंतिक शब्द में द्वितीया होगी। शब्द, उस शब्द में, दूर और अंतिक शब्द में ही, बल्कि दूर और अंतिक का जो कर्म है उसका नहीं बता रहे हैं जी। दूर और अंतिक शब्द में ही बता रहे हैं कि द्वितीया और षष्ठी और सप्तमी, ये तीनों हो जाए। महोदय जी का प्रश्न क्या था? महोदय जी का प्रश्न ये था कि दूर मतलब निकषा, समीप अर्थ वाला शब्द वहां पे पढ़ दिया है, द्वितीया कर ही दी है, तो फिर इस सूत्र से फिर से द्वितीया और षष्ठी क्यों विधान कर रहे हैं? उसका मतलब क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा, ऐसा उनका कहना था। लेकिन ये दोनों सूत्र अलग अलग विषय से। ठीक है, हम शब्द को मानकर या अर्थ को मानकर होती है। जैसे ये सूत्र ने कहा, क्या बोलते हैं, दूरा शब्द को मान का होता है, यहाँ पर अर्थ के मान के नहीं होगा। जी, यही जी। नहीं, अर्थ को मान को होगा। हाँ, अर्थ को मान के होगा। दूरांतिकार्थेभ्य, दूर अंतिक अर्थेभ्यः, दूरार्थक जो शब्द है, अंतिक मतलब सॉरी, हाँ बिल्कुल, क्षम्यतां। हाँ, अर्थ को मान के होगा। लेकिन महोदय जी ने कहा समयानिक्षा प्रतियोगेपि द्वितीया, तो यहाँ पे समयानिक्षा प्रति इनके योग में होती है, यहाँ पे दूर शब्द तो आया ही नहीं। नहीं, अंतिकार्थक निकषा शब्द है ना। अच्छा, समीपार्थक निकषा शब्द है जी। ठीक है, इसलिए ये स्पष्ट करने के लिए ही मैंने पहले भी प्रश्न डाला था कि यहाँ पे किस शब्द को मान करके आप अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। तो विभव ने बोला कि निकषा शब्द। ठीक है, जी। तो अंतिक अर्थ वाला जो निकषा शब्द है उस शब्द को मान करके यहाँ पे उनका प्रश्न था। अभी स्पष्ट हुआ? प्रश्न और उत्तर दोनों भी। ठीक है, चलिए अब दोबारा चलिए। अब आपका अधिकरण में दो सूत्र हो गए, आधारोधिकरणम और सप्तमी अधिकरणी। ठीक है, अब एक छोटा सा सूत्र बच रहा है, उपान वध्यांग वसः। हमने दो सूत्र हम पढ़ चुके हैं, अधिशीं स्थासाम कर्म, ये हम पढ़ चुके हैं पहले के सत्र में, और अभिनिविशश्च, ये सूत्र भी हम पहले के सत्र में पढ़ चुके हैं, कर्म संज्ञा में ही। ठीक है, इन दोनों सूत्रों से कर्म संज्ञा हो रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, उपान वध्यांग वसः। सिद्धांत कौमुदी में आगे सूत्र है उपान वध्यांग वसः। देखिए, अष्टाध्यायी के क्रम से चलेंगे तो आधारोधिकरणम सूत्र के बाद है अधिशीं स्थासाम कर्म और अभिनिविशश्च, और उसके बाद है उपान वध्यांग वसः। ठीक है, अभी कौन सा सूत्र है मैम? हाँ, यही बता रही हूँ कि अष्टाध्यायी के क्रम में उपान वध्यांग वसः ये जो है, इसके बीच में दो सूत्र और हैं, आधारोधिकरणम, अधिशीं स्थासाम कर्म, अभिनिविशश्च और उपान वध्यांग वसः। ठीक है, लेकिन हम सिद्धांत कौमुदी के क्रम से चलते हैं। ठीक है, आधारोधिकरणम के बाद साक्षात सूत्र आता है उपान वध्यांग वसः। ये यहाँ पे तो दे रखा है वार्तिक है, फिर इसके बाद एक सूत्र आया जैसे च भावेन भावरक्षणम। तीन वार्तिक है, उसके बाद आया है यस्य च भावेन भावरक्षणम। जी, पहला क्या बोलते हैं आया है 31, क्या बोलते हैं, तस्सेन विषयस्य कर्मण्य संख्यानम। किसके बाद?
किसके बाद? हाँ हाँ अभी इसी के बाद। दूरांतिकार्थेभ्यः ये सूत्र के बाद इसी सूत्र के अंदर आते हैं मैम। हाँ ये बात 3 वार्तिक है। साधु तीन वार्तिक है असाधु अभी। प्रयोगे च और निमित्तात् कर्म योगे। ठीक है तो फिर ये 3-4 वार्तिक हैं, तो ठीक है आज का सत्र में यही समाप्त करती हूँ। 3-4 वार्तिक नहीं हो पाएंगे, अगला सत्र आपका डॉक्टर साधना मैडम लेंगे, तो आगे जो बच्चा है हम अगले सत्र में कल कर लेंगे। ठीक है। तो आज के इस सूत्र के साथ सप्तम्यधिकरणे च